तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कोलरॉस लॉ। क्या मूव करते हैं हम लोग? कोलरॉस लॉ। और कोलरॉस लॉ का पढ़ने का एक और मतलब भी है। अभी तक मेरे पास क्या चीज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग कभी तक सॉल्व क्या नहीं कर पाए? चलो, तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे अभी तक हम सोच नहीं पाए। ठीक है, तो कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे तो हम उसमें पता चल जाएगा कि कोलरॉस लॉ को अप्लाई करके हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू किसका? मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू को हम कोलरॉस लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के तो निकल जाएगा, वीक का भी निकल जाएगा, वीक का भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो पहले मूव करते हैं हम लोग कोलरॉस लॉ पे। तो ध्यान ना, तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि कोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो कोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा। स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि अगर हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दें, वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब समझो इस पॉइंट पे आपका आयन पूरा फ्री हो जाता है। आयन फ्री मतलब आपका वॉल्यूम इनफाइनाइट हो चुका है। तो अगर मान लेते हैं कि a प्लस बी माइनस के बीच में अगर कुछ शुरू में अगर कुछ पास में डिस्टेंस में था तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों के बीच में। लेकिन अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होगा? a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इनफाइनाइट हो गया। यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब a प्लस आयन और b प्लस आयन आपस में कोई इंटरेक्ट कर पा रहा है क्या? नहीं। आपस में उसका इंटरेक्शन फोर्स क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसका मतलब इसके बीच का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो हो चुका है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि आपका जो आयन है सर, सारा आयन आपस में फ्री हो चुका है, उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन होता क्या है? ईच आयन इज फ्री फ्रॉम ऑल द अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सारा इंटरेक्शन टाइप से फ्री हो चुका है। यानी हर आयन इंडिपेंडेंट मूव करता है। ईच आयन मूव्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी एक दूसरे का मूवमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब समझो कि अगर हम बात कर रहे थे, अगर बात करें स्ट्रॉन्ग फ्लाइट का, अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फ्लाइट का, तो ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग फ्लाइट होता तो अगर बात करते हैं, अगर तुम किसी भी पॉइंट पे एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम बात कर रहे हो किसके लिए? स्ट्रॉन्ग लाइट। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं कि हम ए प्लस बी एक सॉल्ट टाइप है। ठीक है, और अब इसको अगर आयन के फॉर्म में चेंज कर दे तो ए प्लस आयन अलग हो गया, बी माइनस आयन अलग हो चुका है। तो हम अगर इसका लेमडा एम पता करते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस बी माइनस सॉल्ट का पता करते हैं इसी पॉइंट पे, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को अलग अलग पता करते हैं, इसका वैल्यू को अलग पता करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस आयन। ठीक है, तो होता क्या है कि इन दोनों का जो वैल्यू होता है, यानी आयन का जो वैल्यू है उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उससे छोटा होता है इसका वैल्यू। यानी सॉल्ट का वैल्यू हमेशा कम होगा आयन के वैल्यू से। क्यों होगा? क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या है? आयन में अट्रैक्शन है। तो ए और बी में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? इसका मूवमेंट क्या होगा? उन अलग अलग आयन के मूवमेंट से क्या होगा? कम होगा। तो हमेशा सॉल्ट का जो वैल्यू होता है मोलर कंडक्टिविटी का, वो इंडिपेंडेंट आयन के क्या होगा? कम होगा। ठीक है, या फिर बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब 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 आयन फ्री मूव करने कैपेबल होगा। तो जिस पॉइंट पे अगर बोलते हैं कि वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दोगे, उस पॉइंट पे क्या होगा? अगर तुम सॉल्ट टाइप ए प्लस बी भी लोगे और तुम ए प्लस और बी माइनस को अलग अलग लोगे, तो इस कंडीशन पे आपका जो सॉल्ट का आयन है वो भी क्या है? वो अलग अलग हो चुका है। उसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स अब नहीं बचा। यानी इस पॉइंट पे जो तुम सॉल्ट का वैल्यू निकालोगे वो आयन के वैल्यू के बराबर होगा। वो आयन के वैल्यू के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, वो आयन के वैल्यू के आपको बराबर होने वाला है। तो ये हो गया आपका कोलरॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो कोलरॉस लॉ यही बोला था कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पे अगर जो सॉल्ट का वैल्यू
होगा वो आयन के वैल्यू के सम के बराबर हो जाएगा, वो आयन के वैल्यू के सम के बराबर हो जाएगा। किसका? मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर लिमिटिंग वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी का, वो सॉल्ट के अलग अलग वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इससे मैं बोल रहा हूँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सॉल्ट किसका? मोलर कंडक्टिविटी का इक्वल टू हो जाएगा उसके आयन के वैल्यू के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग के लिए। अगर बात करते हैं वीक, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो होगा। आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी इसको एप्लीकेबल आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, तो ध्यान देना, तो ध्यान दोगे। आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? अल्फा 1 हो जाता है। कब हो जाता है? जब आपका डाइल्यूशन होगा इनफाइनाइट, जब आपका डाइल्यूशन होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा उस पॉइंट पे ये फुल्ली ब्रेक कर जाएगा, फुल्ली ब्रेक कर जाता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका वीक है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है। अगर मान लो तेरे पास एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा मोलर कंडक्टिविटी का वो उसके आयन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ एक किससे बना हुआ एसिटिक एसिड? H प्लस आयन से बना हुआ और एसिटेट आयन से बना हुआ है। तो इनफाइनाइट वैल्यू पे यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगा एसिटेट आयन का और H प्लस आयन का, उसको जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। सिमिलरली बात करते हैं और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो सोडियम सल्फेट का जो लिमिटिंग वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Na प्लस आयन का ट्वाइस प्लस सल्फेट आयन का 1। ठीक है, और बात करते हैं L2SO4 होल थ्राइस, L2SO4 होल थ्राइस का बात करते हैं। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो ट्वाइस अल्युमिनियम प्लस 3 का लिमिटिंग वैल्यू प्लस 3 इंटू सल्फेट का लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्रोस लॉ, उसको कैसे हमको सीखना है। ठीक है, कितना क्लियर रहेगा आप लोग को? तो ये सारा का सारा हम लोग क्या सीख चुके हैं? तो क्रॉस लॉ को हम लोग सीख लिए। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं थोड़ा सा हम लोग, तो ध्यान देना। तो हमको सीखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन क्या हो क्रॉस लॉ का। ठीक है, तो क्रॉस लॉ हम लोग को समझ में आ चुका है, क्रॉस लॉ कैसे क्या होता है आप लोग को क्लियर हो चुका है। एक चीज और ध्यान देना, ये जो यहाँ पे जितना भी क्रॉस लॉ सीखे हैं किसके लिए सीखे हैं? ये सारा चीज हम लोग सीखे थे, ये क्रॉस लॉ सीखे थे मोलर कनेक्टिविटी पे, मोलर कनेक्टिविटी पे। यानी मोलर कनेक्टिविटी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन को होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसको हम सीखे हैं। कुछ लोग बोलता है कि क्रॉस लॉ को इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कैसे लिखेंगे, क्रॉस लॉ इन फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी उसको कैसे लिखना है, तो भी सीख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, आप क्या करना, आप मोलर कनेक्टिविटी का कोरिलेशन पता है तो ध्यान देना। जैसे एग्जांपल देख, जैसे आप मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट का रिलेशन आपको पता था, सोडियम सल्फेट में क्या रिलेशन निकाले हो? तो सोडियम सल्फेट का जो वैल्यू था मोलर कनेक्टिविटी का उसको आप निकालना सीख चुके हो, तो आप उसको सिंपली सोच ले। ध्यान देना, आपको मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ बच्चों लोग। जैसे देखें यहाँ पे, आपका अगर सॉल्ट टाइप सोडियम सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट होगा तो इसके लिए अगर वॉल्यूम डिफाइंड कर दें तो उस टाइम में मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट इक्वल टू क्या था? ट्वाइस इनटू सोडियम आयन का जो मोलर कनेक्टिविटी था, ठीक है, का मोलर कनेक्टिविटी यूज कर लिया और प्लस सल्फेट आयन का मोलर कनेक्टिविटी। अब क्या करना है, इसको अगर इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो इक्विवेलेंट चेंज करना है तो इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ। इसको लिख सकते हैं, अब सोडियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना होता है चलो, तो इसका एन फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, सिमिलरली
इसको लिख सकते हैं, यहाँ सोडियम प्लस आयन का आयन फैक्टर कितना होगा, तो 1 होगा, तो 2 into 1 into इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, Na प्लस आयन, प्लस सल्फेट आयन का आयन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो लिख सकते हो 2 into इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। यहाँ पे 2 क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, यहाँ पे 2 क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, एक कैंसिल एक कैंसिल एक कैंसिल, इसका मतलब आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। इन बोलना क्या चाह रहे हैं, जब भी आपसे बोलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखो, क्रॉस लॉ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको आयंस को बस ऐड कर देना। जैसे मोलर वाले वैल्यू में क्या हो रहा है, मोलर वाले वैल्यू में देखो यहाँ पे कोफिशिएंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, मोलर वाले वैल्यू में क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग कोफिशिएंट का यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट का यूज कर रहे थे, एग्जांपल ध्यान देना, यहाँ पे देखो वैल्यूज को यूज किया गया, यहाँ देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लिया गया एल्युमिनियम के लिए और 2 सल्फेट के लिया गया है, तो ये मोलर का रिलेशन हो गया। लेकिन बोलेंगे इक्विवेलेंट में रिलेशन निकालना है, इक्विवेलेंट देखो क्या रिलेशन निकाला गया, सिंपली क्या किया, इक्विवेलेंट ऑफ L2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट, ठीक है, तो उसको ऊपर लिख के समझाया हुआ आपको, ठीक है। तो मोलर वाले को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो सारे का, अपने आप इक्विवेलेंट में निकल के आ जाएगा। इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना होता, सिंपली आयन के वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे तो आपका इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। तो कभी कभी इक्विवेलेंट का भी आपसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट में क्या करना है, आपको बस आयन के वैल्यू को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, उसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।